हेलो बच्चों, तो हम दो मॉडल को पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तीसरा मॉडल। किसका? सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका झिल्ली का हम तीसरा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली का जो तीसरा मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है और नीट में क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो अगर आपने दो मॉडल को अगर ठीक से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो हमने मॉडल जो पहला मॉडल पढ़ा था उसी से मिलता जुलता मॉडल ये है, लेकिन ये जो क्वेश्चन के आंसर पहला मॉडल नहीं दे पाया था उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर तीसरे मॉडल के द्वारा दिया गया है। इसीलिए ये मॉडल जो है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। यानी कि यह मॉडल ऐसा मॉडल है जिसने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, ठीक है। तो ये मॉडल जो है लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। क्या बात सुनाई? ये मॉडल जो है, इसीलिए हिंदी में अगर कहेंगे तो ये नवीनतम है, नया है और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है या नमूना है ना। यानी कि जो इस टाइम पे अगर मोस्ट हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन को अगर किसी ने बताया, किसी मॉडल ने, तो इसी मॉडल ने बताया। किसने दिया ये? अब साइंटिस्ट के नाम भी बताऊं तो साइंटिस्ट के नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, और आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने, हिंदी में भी यही लिखेंगे, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा ये दिया गया। और कब दिया गया? सन भी याद रखेंगे, ईयर भी आपको याद रखना है, 1972 में, इन 1972। सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तरल मोजाइक मॉडल, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये मॉडल क्या कहता है? अभी हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। इस मॉडल मतलब क्या? नमूना, कुछ ला करके बताया, कुछ बताया कि कैसा होता है, ठीक है, कुछ बताया। वो कैसा बताया वो समझते हैं, मतलब ऐसा मेम्ब्रेन को उनने ऐसा समझ के बताया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पता चला कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ों को समझाया गया, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि यहाँ पर क्या है? लिपिड 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 भरे हुए हैं और उन लिपिड के बीच में प्रोटीन जो है वो तैर रहे हैं इन मोजाइक पैटर्न। जैसे हम तरबूज लेते हैं ना, तरबूज के अंदर हम बीजों को देखते हैं ना, वो बीज ऐसे बिखरे हुए होते हैं, है ना। जैसे ऐसे क्या होता है, जैसे कोई चीज है तो उसके अंदर हम ऐसा कुछ छिड़क दें, ऐसा कुछ डाल दें, कुछ जैसे कुछ हनी है और उसके अंदर बहुत सारे पत्थर डाल दें, ऐसा करके पत्थर डाल दें, तो बहुत सारे छोटे छोटे रेत के कण डाल दें या पत्थर डाल दें, ऐसे करें। या फिर आप देखोगे कि चाशनी है, बहुत सारे कंटेनर में चाशनी, हलवाई की दुकान पे आप गए हैं, आपने देखा कंटेनर, वहां पर जो कंटेनर है जो उसका सामान है रखने का, उस सामान के अंदर, चाशनी के अंदर क्या भरे? उसके अंदर क्या रखे हुए? गुलाब जामुन रखे हुए हैं। तो जो गुलाब जामुन है वो प्रोटीन है और जो चाशनी दिख रही है वो आपकी क्या है? फोस्फोलिपिड है। इस मॉडल में ऐसा ही समझाया गया कि पूरी जो मेम्ब्रेन है ना वो लगभग आसी प्रकृति की, ना ज्यादा ठोस है ना ज्यादा तरल है, बिल्कुल बह नहीं जाएगी या बिल्कुल दृढ़ नहीं है, उसी टाइप की चीजों की बात करी। तो देखो बात करो, और ये मोजाइक पैटर्न में, मोजाइक मतलब बिखरे हुए हैं, उसमें बिखरे हुए हैं। सो क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन आर अरेंज्ड इन बाय लेयर इन द मोजाइक पैटर्न। प्रोटीन कैसे अरेंज्ड है? बाय लेयर में। बाय लेयर यानी कि जो लिपिड की एक ऊपर भी लेयर है, एक नीचे भी लेयर है, जो हमने पहले मॉडल में पढ़ी थी। रॉबर्टसन का मॉडल, सॉरी कौन सा, डेजन एंड डेविल का जो मॉडल को बताया था, उसी मॉडल में हमने पढ़ी थी, ठीक है। कि प्रोटीन आर अरेंज्ड इन अ बाय लेयर, सैंडविच मॉडल, याद आ रहा है? सैंडविच मॉडल। प्रोटीन आर अरेंज्ड इन अ बाय लेयर इन अ मोजाइक पैटर्न। प्रोटीन फोस्फोलिपिड की द्विस्तरों में मोजाइक रूप में बिखरे हुए होते हैं। समझ आई बात क्या? तो मोजाइक रूप में बिखरे हुए होते हैं, इतना समझ आया। अभी डायग्राम देखेंगे और अच्छे से चीजें समझ आएगी, अभी डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगी। इस मॉडल में क्या समझाया? कुछ इमेज बना के बताइए। लोगों ने पूछा कि कुछ इमेज बनाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या प्रोटीन कैसा क्या। तो उन्होंने कहा कि जैसे समुद्र होता है, जैसे समुद्र होता है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी तो उसमें क्या समुद्र है और समुद्र के बीच में बड़े बड़ी चट्टानें होती है, किसकी? बर्फ की चट्टानें, उसको आइसबर्ग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहां पर वैसे समझा कि जो आइसबर्ग है वो प्रोटीन है, ऐसा मान लीजिए, और जो समुद्र है वो फोस्फोलिपिड का समुद्र है। समुद्र फोस्फोलिपिड का है, उसकी दो लेयर है, ऊपर लेयर एक नीचे लेयर, और बीच में प्रोटीन तैर रहे हैं, यानी आइसबर्ग तैर रहे हैं, ठीक है। आओ सुनो, क्या बोला? इस मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन जो बनेगी प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फोस्फोलिपिड। समुद्र किसका है? फोस्फोलिपिड का है। फोस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप के रूप में बताया इस मॉडल में। सुनो आ रही क्या बात? यानी समुद्र है जो कि फोस्फोलिपिड के फॉर्म में है,
यानी आप फोस्फोलिपिड को आप बोल सकते हैं कि जैसे समुद्र होता है और जिसके अंदर बर्फ के बड़े बड़े चट्टाने होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, नीचे नीचे तक होती है, उसका 10% 10% भाग ही ऊपर की ओर दिखता है, 90% भाग उसका नीचे होता है, यानी इतना गहरा तक होता है। उसी टाइप की चीजें हैं क्या प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की तुलना, प्रोटीन किसको बोला, प्रोटीन किसको बोला, प्रोटीन बोला बर्फीले द्वीप को। किसकी तुलना किससे करी वो ध्यान रखेंगे। और क्या बोला जा सकता है, जो मैंने आपको बताया गुलाब जामुन किसको बताया, प्रोटीन को। गुलाब जामुन जो है वो प्रोटीन को बताया। इन कंसेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी चाशनी जो आपकी, और चाशनी क्या है, फोस्फोलिपिड। चाशनी क्या होगी, फोस्फोलिपिड हो गई। उसके अंदर गुलाब जामुन होते हैं ना, ऐसा तैर रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया, इस टाइप की कहानी हो गई। समझ में आई क्या बात, क्लियर है। चलो अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनने के बाद एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में देखते हैं। ये बच्चों, तो ये हमने डायग्राम बना लिया है यहाँ पर जो हमका सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का डायग्राम जो है वो हमने बना लिया है। तो आप एक एक चीज को अच्छे से आप समझिए। ये डायग्राम है जो कि सिंपल फॉर्म में बनाया गया, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में है। आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको अभी से समझ में आ जाएगा। पहले एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि सब जगह चाशनी है और उसके अंदर गुलाब जामुन घूम रहे हैं, यही कहा हमने, मतलब सिंगर एंड निकोलसन ने यही कहा, है ना। तो देखो आओ देखते हैं, ये है जो चाशनी के मॉलिक्यूल है, ये देखिए ये है फोस्फोलिपिड। क्या कह रहे हैं, फोस्फोलिपिड। लिपिड बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो ये कौन से हैं, फोस्फोलिपिड है। और फोस्फोलिपिड को मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, अभी और डिटेल में बात करेंगे, सबको डिटेल में बात करेंगे एक एक को, ठीक है। तो अभी पहले डायग्राम को जनरल समझ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं आगे। तो ये क्या हुआ है, ये सब फोस्फोलिपिड दिख रहे हैं आपको, जो ब्लू कलर के बनाए हैं वो सारे फोस्फोलिपिड आपको दिख रहे हैं ऐसे, जिनका हेड है और बाकी का टेल है। तो उसको भी डिटेल में भी स्टडी करेंगे अपन, ठीक है, अलग से। इनकी दो लेयर दिख रही है। कभी भी एक लेयर में स्टेटमेंट अगर आ जाए कि एक सिंगल सतह बनी है, तो आप कहेंगे कि नहीं, गलत है। दो सतह हमेशा बनी रहेगी। बिना दो सतह के मेम्ब्रेन जो है, पूरी झिल्ली जो है वो व्यवस्थित नहीं हो सकती। तो ये एक और दूसरी है, तो क्या पूरे मेम्ब्रेन तक है, ये पूरा ऐसे करके पूरा एक कोशिका इनसाइड सेल लिखा है और ये आउटसाइड सेल लिखा है। ये अंदर वाला भाग है, ये सेल के बाहर वाला भाग है, पूरा ऐसा है। समझ आ रही बात, क्लियर है। चलो अब देखो ये क्या है, ये प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है, ये है लिखा ना प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। अब देखो यहाँ दो टाइप के प्रोटीन दिख रहे हैं। एक तो ऐसे प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर नीचे मतलब उसकी सरफेस पर दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं पेरीफेरी पर दिख रहे हैं, ठीक है। जब हम गोला बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसका पेरीफेरी, जैसे हम कुछ राउंड अगर बनाते हैं ना, तो ये क्या कहते हैं, ये इसका सेंटर है और ये इसका पेरीफेरी है। इंग्लिश में उसको कहते हैं पेरीफेरी, पेरिफेरल, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका क्या नाम हो गया, इनका क्या नाम हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन। ये भी पेरिफेरल प्रोटीन हुआ, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन हुआ। ये भी पेरिफेरल है, ये भी पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल है, पेरिफेरल। समझ में आ गया। पेरीफेरी पे हिंदी में क्या कहेंगे, परिधि पर है। परिधि है ना, इसको परिधि बोलते हैं, व्यास परिधि आपने सब सुना होगा। तो इसको कहते हैं परिधि प्रोटीन, पेरीफेरी पे इसलिए परिधि प्रोटीन, ठीक है। क्या याद रहेगा, क्लियर है, सिंपल है। कुछ प्रोटीन आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये रेड कलर से प्रोटीन बना है। कुछ प्रोटीन ऐसे दिख रहे हैं जो अंदर घुसे हैं, बिल्कुल अंदर घुस गए, देखो बिल्कुल अंदर घुसे हुए, इधर से और इधर तक आर पार। और कुछ आधे अधूरे घुसे हैं, अंदर बाहर भी है कुछ पोर्शन, कुछ अंदर भी है, कुछ बाहर भी, कुछ अंदर भी, ऐसे भी है। समझ आई क्या। उनको पूरे को बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। जो अंदर चले गए उनको कहते हैं इंटीग्रल, चाहे वो आधा जाए या पूरा होकर के अंदर पास हो जाए। इंटीग्रल प्रोटीन हिंदी में कहेंगे अंतर, यानी अंदर, इनसाइड जाने वाला, अंदर, तो अंतर्वेशी प्रोटीन, अंतर्वेशी प्रोटीन। इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो कंप्लीटली इनसाइड हो और एक जो पार्शियली इनसाइड हो, पार्शियली बरीड, फुल्ली बरीड और पार्शियली बरीड, ठीक है। इसको अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रोटीन को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। क्या आ रही बात सुने, दोनों को डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन यहां मिलकर के, जैसे मैंने इसको दो नाम लिखा, ये इन दोनों का नाम क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। लेकिन इसको एक नाम और दिया मैंने, क्या, इज इक्वल टू लिख देते। इज इक्वल टू का मतलब क्या, इसको एक नाम और दे सकते, क्या, टनल प्रोटीन। एक टनल बन रही ना, इधर से कुछ डाला जाएगा, इधर से कोई एंटर करे तो इधर तक निकल सकता है ना, एक टनल बन रही है ना, एक टनल बन रही है, इसलिए इसका नाम टनल प्रोटीन भी दिया। हिंदी में टनल ही कहेंगे इसको, नाला, टनल या कैनाल, सुरंग,
सुरंग जिसको कहेंगे, सुरंग बना रहा है, सुरंग प्रोटीन। आओ इधर देखो, यहां पर ऐसी कोई टनल नहीं बन रही, लेकिन यहां कोई मॉलिक्यूल अगर यहां बैठेगा, यहां अगर कोई मॉलिक्यूल अगर बैठता है, एनी मॉलिक्यूल जो है यहां बैठता है, तो ये अपने आप को मूवमेंट कराएगा और मूवमेंट करके इस साइड वाला छोड़ देगा आकर के। इसको कहेंगे कैरियर प्रोटीन। क्या कहेंगे? कैरियर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि कैरी करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं बाहर से और अंदर की ओर ट्रांसफर करते हैं, या अंदर से लेते बाहर की ओर ट्रांसफर करते हैं, एक्सोसाइटोसिस आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रोटीन को कहते हैं कैरियर प्रोटीन। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब आपको कुछ और देखने को मिल रहा है। लिपिड देखने को मिल गया, प्रोटीन देखने को मिल गया, लिपिड में एक चीज और देखने को मिली है, कुछ हरा हरा कुछ ऐसे छोटे छोटे से आपने बना रखे हैं। क्या चीज है वो? हरे हरे से छोटे छोटे से हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। और कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड होता है, और कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड होता है। सबको क्लियर रहेगा, याद रहेगा? इसको पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले प्रोटीन को पढ़ेंगे, फिर पहले लिपिड को पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन को पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम समझ लो, पहले डायग्राम अच्छे समझ लो, ताकि सब चीजें यही डायग्राम जो समझा रहे हैं ना, वही चीज अभी अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाला है। क्लियर है? ठीक है। तो क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है क्या? इतना समझ में आया? और देखो कुछ अलग से कलाकारी करी है सर आपने, ब्लैक ब्लैक पेन से कुछ अलग से कलाकारी करी है। क्या है सर ये? मैंने पहले भी बोला था कि जब आरबीसी की स्टडी करी थी, जब आरबीसी की स्टडी करी थी, तो क्या पता चला था? तीन चीजें हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट है। बहुत कम है लेकिन है तो सही ना, बहुत कम है लेकिन है तो सही ना। तो जो है सही वो इनके साथ लगा हुआ है। किसके साथ? या तो प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ। और मैंने पहले भी बताया, जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट आ जाए, ग्लाइकोलिपिड क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको फॉर शुगर, लिपिड फॉर लिपिड, वसा के लिए। प्रोटीन के साथ आ जाए तो ये प्रोटीन है, इसके साथ शुगर मॉलिक्यूल लग गए, ग्लाइको प्रोटीन हो गए। ग्लाइको फॉर शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उसके साथ लग गया, तो ग्लाइको प्रोटीन। ऐसे आपको देखना है। ये बोलिए, बोलिए क्या है बताइए? ग्लाइको लिपिड है, ग्लाइको प्रोटीन है? ग्लाइको लिपिड है, ग्लाइको प्रोटीन? ग्लाइको लिपिड है। ये क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन फ्री भी हो सकते हैं और किसी के साथ शुगर लग सकता है। इतना समझ में आया? तो हमको तीन चीजों को, तीन मेन कंपोनेंट को अच्छे से स्टडी करना है। क्या बात समझ आ रही है? तीन मेन कंपोनेंट को अच्छे से स्टडी करना है। अब बोर्ड का ये सरफेस अगर मैं इतना यूज करूंगा तो मेरे को इतना पोर्शन जो है वो हटाना पड़ेगा, इतना पोर्शन को अपन हटा देते हैं। डायग्राम जो है वो आपके सामने रहेगा, आप तो अपनी कॉपी में पहले डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद एक एक चीज को स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, मैं यहां से मिटा रहा हूं, मैं यहां से इतना क्लियर कर देता हूं ताकि फिर जो हम उसको अच्छे से एक एक चीज को डिटेल में उसको बना बना के डिटेल में स्टडी करते जाते हैं। ठीक है क्या? वो हमारे लिए स्टडी करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड को इतना पोर्शन हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये पोर्शन नहीं आ पाएगा। तो मैं इतना पोर्शन उस पोर्शन को मैं आपके सामने डिटेल में लाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इतना पोर्शन आपको लिए यहाँ पर फिनिश अप कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए कलाकारी, आओ एक एक चीज को पढ़ते हैं अच्छे से, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। ये 1972 और ये भी मिटा देते हैं, बिल्कुल सब मिटा देते हैं। ठीक है, इतना मिटा देते हैं, नाम भी मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ये स्पेस हमको मिल गया आराम से। ठीक है, हमने क्या बात करी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल क्या है? मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट यानी कि मुख्य घटक किससे मिलकर के बनी है? क्या है? मुख्य घटक। यार देखो, बिल्कुल हिंदी में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको कॉलेज में जाकर के दिक्कत होगी, नहीं तो आप फिर और आगे जाकर के दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं तो आपको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनी हाउ आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगी। हाँ, ये जरूरी है आपको हिंदी का नॉलेज है, प्राउड करिए, फील करिए हाँ मुझे हिंदी का नॉलेज है, पर इंग्लिश कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगी। ये तो है ही, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। एनी हाउ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरी भी जगह भी जाएंगे आप, हिंदी आपको आती है, हिंदी में आपने पढ़ा है, प्राउड करिए अपने आप पे, बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। हमने नहीं पढ़ा, मैंने खुद ने हिंदी में नहीं पढ़ा, ठीक है, पर इंग्लिश में पढ़ा है तो काम चल गया। लेकिन हिंदी बाद में पढ़ ली, क्योंकि हिंदी आती तो ना, एमपी से, मध्य प्रदेश से, तो हिंदी तो अच्छे से आती है, चीज़ें आती है और चीज़ों, क्योंकि हिंदी थोड़ी कठिन है, थोड़ी सी टफ है। तब जब हिंदी कर सकते हैं तो इंग्लिश तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुख्य घटक है किसके? सेल मेम्ब्रेन के। सेल कोशिका झिल्ली के, कोशिका
झिल्ली के मुख्य घटक है। कितने मुख्य घटक बताया था मैंने इससे पहले भी, हमने जब आरबीसी की बात करी थी हमने बोला था कि 3 मुख्य घटक है। बोलिए, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शर्करा, शुगर। सही है, ये 3 बताए थे, है ना। अब एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। ये तीनों लिख सकते हैं आप, ये पॉइंट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद एक को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को एक को उठा करके अच्छे से लिखना है। तो मुख्य घटक में कितनी बात हो गई? 3 की बात हो गई। एक को स्टडी करते हैं। ये किसके? सेल मेम्ब्रेन के। आओ एक को सबसे पहले उठा करके लेके आते हैं। आओ बात करें लिपिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? लिपिड के बारे में। हिंदी में लिखेंगे लिपिड ही लिखेंगे। क्या लिखोगे? लिपिड। ठीक है, चलो अब देखो 2 टाइप के लिपिड जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बताओ मेरे को कौन से 2 टाइप के? आपको एक ही टाइप का दिख रहा है ना। आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि मैंने 2 कहा था कि ये भी एक लिपिड का पार्ट है। यही बच्चे भूल जाते हैं। अभी तो क्या है, याद करोगे जितना दिमाग से अच्छे से फ्रेश याद करोगे उतना मजा आएगा। तो देखें, मैंने बोला था कि फॉस्फोलिपिड तो है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल है। पहला क्या है? फॉस्फोलिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। पहला कौन सा है? फॉस्फोलिपिड, जिसका दूसरा नाम फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड भी जिसको कह सकते हैं, फॉस्फोग्लाइसिरेट्स, ग्लाइसिरेट्स। हिंदी में यही लिखते हैं, फॉस्फोग्लाइसिरेट करके लिखेंगे, फॉस्फोलिपिड करके लिखेंगे। ठीक है क्या? ऐसे लिखेंगे, फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लाइसिरेट, ग्लाइसिरेट। दूसरा मैंने बोला था कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में क्या है बच्चों? क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ कैसा स्ट्रक्चर दिखा था? अभी स्ट्रक्चर हमने देखा था। कैसा स्ट्रक्चर दिखा था? हाँ सर, कुछ ऐसा दिखा था जैसे कोई हम बनाते हैं ना, नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, ऐसे कोई आदमी खड़ा हो ऐसा दिखा था सर, ऐसा। और आपने स्पेशली ऐसा बनाया था। कहीं पे ऐसा बना था, कहीं पे सीधा बना दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब जगह सीधा है, सब जगह सीधा नहीं है, नॉर्मली ऐसा बना देते, ऐसा बनाया था। और मैंने पहले भी बताया था, जो पहला मॉडल पढ़ाया था उस मॉडल में आपको बताया था, याद है? जो फर्स्ट मॉडल पढ़ाया था, डेवसन एंड डेनियल का मॉडल, सैंडविच मॉडल, वहां पर यही कहानी थी। बायलेयर उनने भी कहा था, लेकिन उन्होंने प्रोटीन की बात को अच्छे से नहीं समझा पाए वो। सही क्या? प्रोटीन की बात को अच्छे से नहीं समझा पाए। जाइए पीछे पेज पलटा के देखिए कॉपी में, एक बार पेज पलटाइए कॉपी में और देखिए, सेम बात थी, है ना। वो क्या है, उनके क्या नहीं समझा पाए थे उनके मेन प्रोटीन कैसे अरेंज है वो नहीं समझा पाए थे। बाकी उन्होंने सैंडविच की बात करी थी कि ऊपर प्रोटीन है, लिपिड है, फिर लिपिड और फिर प्रोटीन, PLLP। याद आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो इसमें अगर बात करें तो यहां पर 2 भाग है, 2 पोर्शन है। कैसा? एक तो सर हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये है, इसको बोलते हैं हेड पार्ट। क्या बोलते हैं? हेड पार्ट। और ये है टेल पार्ट। क्या है? टेल। हेड मतलब सिर और टेल मतलब पूंछ। ठीक है सर, बताओ तो सही इसके अंदर क्या है, मतलब क्या क्या हेड क्या टेल, ऐसा क्या, ऐसे 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 घूम रहे हैं, ऐसे इस टाइप की कोई चीज घूम रही, क्या चीज है? लिपिड मतलब ऐसे, लिपिड ऐसे होता है क्या कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, ये पोलर है, यानी इसके अंदर पोल बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। आप पहले भी बताया था मैंने। तो ये क्या है? पोलर हेड। कैसा है? पोलर हेड। हिंदी में कहेंगे तो ध्रुवीय, ध्रुवीय, ध्रुवीय सिर। और टेल कैसी है सर? बताइए, टेल कैसी है? नॉन पोलर। यहां पर पोल नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअली में क्या है? कार्बन कार्बन है। टेल में क्या है? कार्बन कार्बन है। आओ बनाए, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल है और उसके अलावा यहां पर अगर एक्चुअली में ऐसा देखा जाए तो कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ऐसा है। तो कार्बन कार्बन में क्या पोल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। एक जैसा चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो नॉन पोलर है। ये रटेंगे तो नहीं, याद हो जाएगा। तो नॉन पोलर यानी अध्रुवीय है। क्या है? अध्रुवीय पूंछ, अध्रुवीय पूंछ। फिर मैंने और बोला था
कि ये हेड वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या करता है, ये पानी को अपने तरफ आने देता है, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमको तो अच्छा लगता है, आइए पानी। हाइड्रोफिलिक है, क्या है, हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। पोलर हेड है, हाइड्रो, ओब्लिक का मतलब ये नहीं कि इसका नाम ये है, नहीं, ओब्लिक का मतलब ये है, ओब्लिक नहीं लिखते, हटा देते, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब जल स्नेही है, जल स्नेही है, जल स्नेही सिर, जल स्नेही सिर। और जो टेल वाला पार्ट है, इसने कहा कि नहीं मेरे को तो पानी नहीं चाहिए, हमको लिपिड वाला कंटेंट ठीक लगता है हमको। यानी देखो लिपिड वाले में भी कंटेंट में भी दो कहानी है, एक जो है एक जो पोर्शन, इसके अंदर भी ऐसी कहानी, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन समझा ना, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कार्बन भी है, हाइड्रोक्सिल भी है, फॉस्फेट भी है, अलग अलग चीजें, इसलिए उसको डिटेल में नहीं बताते। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें पोल बन जाएंगे, चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा बन जाएगा, तो पोल बन जाएंगे। और जब पोल बन जाएंगे तो हम पोलर कह देंगे। और आयंस जो होते हैं, जैसे सोल्ट Na+Cl- पानी में घुलनशील है, जल तो चाहिए उसको, वो तो जल के लिए है, हाँ बोले जल आएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको तो। और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक, यानी कि बोले जल से हमको दिक्कत है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि क्या कहेंगे इसको, जल, हिंदी में जल भीरू भी कहा है, और एक और क्या कहा है, भीरू, जल विरोधी, मतलब विरोध करेगा कि नहीं हमको नहीं पानी नहीं चाहिए, जल विरोधी पूंछ, है ना। तो जल भीरू पूंछ कहिए टेल वाला पार्ट, या फिर आप क्या कहिए, जल विरोधी पूंछ कहिए, ठीक है क्या, इतना समझ में आया, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लिपिड की बात कर रहे हैं, लिपिड में फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लाइसरेट्स। कौन सा, ग्लिसरीन, आपने ग्लिसरीन सुना है, ग्लिसरीन भी लिपिड ही है, ग्लाइसरीन। तो है ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, लिपिड क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसी टाइप से फॉस्फोग्लिसराइड भी कहेंगे तो भी ठीक है, चलेगा, ग्लिसराइड्स आर लिपिड। तो फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड कहिए, हेड कहिए, टेल कहिए, पोलर हेड, नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। अब मुझे एक चीज बताइए, एक बंदा जो दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है, एक ही मॉलिक्यूल दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है, एक उसका भाग जल से, अगर आपका, जैसे आप देखिए आपका सिर कहे कि मेरे को तो नहाना अच्छा लगता है, बोले पानी डालिए खूब पानी डाल, और आपके नीचे की बॉडी का है कि नहीं 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 नहीं, नहीं पानी नहीं चाहिए भैया, पानी नहीं चाहिए, गीले नहीं होना है, तो आप क्या कहें, अरे यार ये कैसी दोगली बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है ना यार, ये कैसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल तो है। लिपिड में ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फीपैथिक, क्या कहते हैं, एम्फी, वहां पीछे शायद आपको दिखेगा नहीं तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक, हिंदी में भी इसको वही कहेंगे, एम्फीपैथिक। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों गुण होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखेंगे। तो लिपिड, फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या इतनी बात समझ आ गई क्या सबको, ठीक है ना। चलो और थोड़ी सी और बात कर लूं, मैंने क्या बोला, अगर इस टेल को आप नाम देते हो तो इसको आप कहते हो सैचुरेटेड, मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, और इसको कहते हैं अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कि यह है संतृप्त, सैचुरेटेड संतृप्त, और यह है असंतृप्त, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, और ये संतृप्त कार्बन श्रृंखला, ठीक है। असंतृप्त होने की वजह से क्या हुआ, जैसे ये चल रहे थे मॉलिक्यूल, ये कार्बन कार्बन ही कार्बन कार्बन, और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो अब ये इसके प्लेन से अलग हो गया, ये प्लेन से ऐसे टोर्शन आ गया, और ये प्लेन से इधर हो गया, तो क्या होगा, अलग अलग हो गए। पहले क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड था तो ऐसे ऐसे सीधे सीधे चले जा रहे थे, तो अब क्या हो गया, रुकावट आ गई। तो ये जो रुकावट है ये फ्लूइडिटी को करता है, इसकी वजह से क्या हुआ, मेम्ब्रेन में क्या हो गया, ठहराव हो गया, मतलब ठहराव नहीं हुआ, ठहराव खत्म हो गया, यानी ये मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की हो गई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी वजह से, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला की वजह से क्या आती है, मेनली क्या आती है, यानी फॉस्फोलिपिड कैसे हैं, फ्लूइड नेचर के हैं, बहने के जैसे हैं, चाशनी जैसे हैं, समझ आ रही बात। उसमें भी अंदर पूछे कि कैसे, और बताइए अंदर,
अब कहोगे आप असंतृप्त कार्बन श्रृंखला की वजह से ये कैसे हैं, फ्लूडिटी देता है। क्या देता है ये, फ्लूडिटी देता है। फ्लूडिटी यानी तरलता देता है। इसका पहले हमने एक नाम और पढ़ा था, है ना, लेकिन अभी यहां ये नाम चलेगा। फ्लूडिटी जो नाम है, तरलता जो है वो तरलता प्रदान करता है, यानी फ्लूड नेचर का बनाता है। इसके अंदर जो है ये शहद जैसा बनाता है, शहद जैसा बनाता है, या लिक्विड बनाता है, चाशनी जैसा बनाता है। किसकी वजह से, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला की वजह से फ्लूडिटी नेचर का है। कौन, फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड जो क्या हो गए, इनका क्या हो गया, ये घूम फिर सकते हैं, ऐसे इधर कहीं जा सकते हैं। क्या बात समझ आ रही क्या। और जब ये घूमेंगे तो प्रोटीन को भी घुमाएंगे, क्योंकि प्रोटीन इनके अंदर है। अब जब मैं चाशनी को, अगर जैसे चम्मच से चाशनी को थोड़ा सा ऐसे हिलाऊंगा तो क्या गुलाब जामुन नहीं हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा। तो इसी के हम आगे परिणाम पढ़ेंगे, इसकी चीज़ों को हम आगे बात करेंगे, ठीक है क्या, ये इतनी समझ आया। अब देखिए एक चीज और, जो लिपिड है, लिपिड अपने आप को यहां से यहां भी ले जा सकता है और यहां से यहां भी ले जा सकता है। इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप, ऊपर से नीचे लाना, नीचे से वाला ऊपर चले जाना, इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये कभी किसी जमाने क्वेश्चन आया करते थे, इसलिए बता रहे हैं बस खाली, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और एक मूवमेंट होता है पार्श्विक गति, लेटरल मूवमेंट। ये कौन करता है, ये लिपिड इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, अभी समझाया था, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, है ना, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। क्या प्रोटीन भी ऐसे जा सकते हैं, वैसे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दोनों पार्श्विक गति करते हैं, बिल्कुल सही। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दोनों फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल गलत। क्या खाली लिपिड करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, बिल्कुल सही। क्या प्रोटीन करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, नहीं। प्रोटीन कैसे जाएगा, प्रोटीन तो पूरा ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कैसे करेगा, नहीं कर सकता। समझ आगे, क्लियर होगी बात, एक एक को सब कुछ पक्का, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट समझ आया, पार्श्विक गति समझ आया, लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट दोनों करते हैं और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ओनली लिपिड करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलो और बात करें, आओ फॉस्फोलिपिड को, फॉस्फोलिपिड में दो चीज हो गई, क्या, कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा बाद में पढ़ाते हैं, फॉस्फोलिपिड को दो चीज और पढ़ा देते हैं। क्या, कि फॉस्फोलिपिड को यहाँ नीचे लिख देते हैं, फॉस्फोलिपिड को, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोलिपिड की वजह से, फॉस्फोलिपिड की वजह से क्या आई, फ्लूडिटी आई, तरलता आई है, ठीक है। और यह तरलता कम हो जाती है, क्योंकि देखिए समझिए, बिल्कुल पानी हो गया तो भी दिक्कत है, और बिल्कुल ठोस हो गया तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो भी बात करेंगे, लेकिन दिक्कत है तो क्या करना पड़ेगा, चाशनी जैसा रखना पड़ेगा, शहद जैसा रखना पड़ेगा, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा बिल्कुल तरल। तो उसके लिए एक मूवमेंट, एक मॉलिक्यूल और आया, उसका नाम था, क्या था, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में कोलेस्ट्रॉल ही कहेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या आती है, तरलता। ये तरलता देता है, ये दृढ़ता देता है। क्या देता है, ये थोड़ा सा ठोस कर देता है, दृढ़ता मतलब ठोस कर देता है। और दोनों की वजह ये रिजिडिटी देता है, स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। आप ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। संरचनात्मक स्थायित्व देता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है क्या, इतना समय है। अब इन दोनों के होने की वजह से क्या हुआ, ये रिजिड भी हो गया और फ्लूइड भी हो गया। तो अब इसका नेचर कैसा हो गया, क्वासी फ्लूइड नेचर हो गया। कैसा हो गया, इन दोनों की मिलने की वजह से उस नेचर को हम कहते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस नेचर के बारे में, कि जो ज्यादा बिल्कुल फ्लूइड ना हो और ज्यादा ठोस भी ना हो, ऐसे नेचर को हम कहते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर का होना। सही है। क्वासी फ्लूइड नेचर के होने के दो कारण हैं, एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रहेगा, स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन लिखा है ना, स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। तो क्वासी फ्लूइड नेचर, तो आपको हिंदी में भी क्वासी फ्लूइड ही कहते हैं। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, उस लाइन को आप सुनिए, ये मैंने अभी बताई है लेकिन वो क्या है रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाई है, तो वापस एक बार सुनिए। तो इंग्लिश वालों के लिए लिखा है, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enable the lateral movement of the protein
within overall bilayer. And this ability to the movement of protein within the membrane is measured as fluidity. हिंदी के लिए अगर बात करें, हिंदी में थोड़ा ऐसा लिखा है कि लिपिड की क्वासी तरली प्रकृति के कि लिपिड की क्वासी तरली प्रकृति के कारण प्रोटीन दोनों द्विस्तरों में प्रोटीन का द्विस्तरों में पार्श्विक गति करना संभव होता है, या प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं। प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं, समझा था पार्श्विक गति, तो लेटरल मूवमेंट करते हैं, जो कि इसकी तरलता को प्रदर्शित करता है, या जो कि इसकी तरलता पर निर्भर करता है, ऐसा करके लिखा है, या इसकी तरलता को प्रदर्शित करता है। यही फ्लूइडिटी को बताता है। ये चीज हमने बात अभी करी है ना, तो ये फ्लूइडिटी को बताता है। ठीक, इतनी समझ में आ गई बात। तो यहां पर लिपिड कंप्लीट होते हैं। फॉस्फोलिपिड अच्छे समझ गए, कोलेस्ट्रॉल अच्छे समझ गए, फ्लूइडिटी को आप समझ में आ गया। क्वासी फ्लूइड नेचर क्यों है वो समझ में आ गया। क्वासी फ्लूइड नेचर का अगर रीजन पूछे तो दो, कौन, फॉस्फोलिपिड जो कि तरलता बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो कि दृढ़ता बनाता है, और दोनों की वजह से कैसा नेचर आता है, क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर का जैसे एक एग्जांपल आप देना चाहो तो, जैसे मैंने आपको बोला है ना, शहद आप एग्जांपल दीजिए। ये नेचर की बात कर रहा हूं, ये मेम्ब्रेन में मत दे देना, ये मेम्ब्रेन में कोई एग्जांपल नहीं, ये तो अपने समझने के हिसाब से एग्जांपल है। कंपेयर करना हो, किसी को समझाना हो कि क्वासी फ्लूइड मतलब क्या। ठीक है, सुना रही बात। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। अब किसके साथ, एक टॉपिक और साथ में ले लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। तरल होने का महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों तरल होना क्यों जरूरी था, क्या कारण था कि तरल था। ठोस बना लेते, क्या दिक्कत था, बिल्कुल पानी जैसा बना लेते, क्या दिक्कत थी वो बताते हैं। ये दिक्कत थी, सुनो। पहला पॉइंट, सेल की ग्रोथ के लिए, किसके लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, यानी सेल की वृद्धि के लिए। अगर सेल को ग्रोथ करनी है तो प्रेशर आएगा ना अंदर से ग्रोथ करने का, अंदर मटेरियल बढ़ जाएंगे, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते हैं, अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। जब बढ़ जाएगी तो अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, और साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो प्रेशर लगाएगा, मतलब सेल अगर ठोस हुई तो फट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। सेल को बस्ट कराना है क्या, नहीं, फिर तो नेचर एग्जिस्ट कैसे करेंगे, लिविंग कैसे रहेंगे, है ना। तो क्या करा, सेल की वृद्धि के लिए कैसे नेचर कर रखा है, और बिल्कुल फ्लूइड हुई तो साइटोप्लाज्म में भेज जाएगा, सेल ही बन ही नहीं पाएगी, इसलिए कैसा रखा, क्वासी फ्लूइड नेचर का रखा। तो ये महत्व है, समझ में आई बात। एनसीईआरटी में लास्ट में लिखा है, बहुत छोटा समझाया बेटा, एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन को बहुत छोटा समझाया, लेकिन एनसीईआरटी इतनी गजब की चीज है कि आप उसको ना अच्छे से ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें अच्छे से याद होने लगेंगी, नहीं तो आप फिर रटोगे। तो रटना नहीं है, समझना चाहिए होगा। तो पहला हो गया सेल ग्रोथ के लिए, दूसरा सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन में बनती है फरो, इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है वो बात प्लांट सेल के टाइम पे करेंगे, वो वहां समझ में आएगा। अभी यहाँ नहीं, अभी इतना समझाते हैं कि ये सेल है, जब वो डिवाइड होती है, इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, तो यहाँ अंदर एक फरो बनती है। फरो मतलब ऐसे दीवार टाइप से, एक ऐसा खिंचाव, कटाव। तो ये क्या होता है, ये फरो बढ़ता जाता है, ये कटाव ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, ये कटाव फिर और बढ़ता जाता है, ये बढ़ते एक दूसरे को टच कर लेता है, और बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो ये अलग अलग हो गया, दोनों सेल अलग अलग हो गई। समझ आ रही बात। कैसे संभव हो सका ये फरो जो बनना या कटाव जो बनना, ये कैसे संभव हो सका, क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से। अगर नहीं होता तो नहीं बन पाते, बिल्कुल पानी होता नहीं हो पाता, बिल्कुल तरल होता नहीं हो पाता, या फिर दूसरा नेचर होता नहीं हो पाता। ठीक है, सुना ये बात। दो चीज समझ आ गई। तीसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको कोशिकीय संयोजन के बनने से, अंतरकोशिकीय संयोजन का बनना, इसकी वजह से ये अंतरकोशिकीय संयोजन बनना संभव हो सका है। अगर फ्लूइड नेचर है तो उसकी वजह से अंतरकोशिकीय संयोजन
बन सके। आप बोलेंगे सर क्या होते हैं, पहले ये तो समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं। देखिए आए बात करते हैं। अंतरकोशिकीय संयोजन मतलब क्या हुआ, दो कोशिकाओं आपस में कम्युनिकेट करना है। सेल से कम्युनिकेट करती है, सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो कैसे होगा, इसके पास ये रिसेप्टर है और इसके पास इसका रिसेप्टर है। तो ये अगर ये फ्लूइड नेचर की नहीं हुई तो ये जाकर के ऐसे कुछ हो पा रहा है, बोलो कुछ नहीं हो पा रहा है। चलो इसको ऐसा मत रखो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे जाकर के बोलो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। फिर इधर से बोलो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि दोनों अगर रिजिड नेचर की होती तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। ये ऐसे, इसको ऐसे देखे तो ये ऐसे मूवमेंट करे, ये इसको देखे तो ऐसे मूवमेंट करे। मूवमेंट कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये फ्लेक्सिबल नेचर की हो। तो ये जैसे मूवमेंट करेगी तो ये ऐसे मूवमेंट करेगी, ये ऐसे मूवमेंट करेगी, ये एक दूसरे से मूवमेंट करते करते बराबर मूवमेंट हो जाएगा। सेल टू सेल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकेगा, जंक्शन में काम हो सकेगा। तो इंटरसेलुलर अंतरकोशिकीय संयोजन या जंक्शन जो है वो इसकी वजह से पॉसिबल हो पाएंगे। समझ में आई बात? चौथा पॉइंट की बात करें, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, किसी मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है सेल से जिसका कोई काम नहीं है, तो उसको क्या बना दो, उसको इसमें डाल दो, एक सेल मेम्ब्रेन बना दो और उसको भेज दो यहाँ मेम्ब्रेन के पास। जैसे मेम्ब्रेन के पास आएगा, यहाँ मेम्ब्रेन के बाहर आएगा और यहाँ आकर के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये बाहर, ये हो गया, ये मॉलिक्यूल बाहर आ गया। इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, स्त्रवण, बाहर करना, एक्सक्रीशन करना, स्त्रवण। स्त्रवण को इंग्लिश में कहते हैं सिक्रीशन। तो एक ही टाइप की बात है, सिक्रीट कर देना, बाहर भेज देना, बाहर रिलीज कर देना, स्त्रवण। ठीक है। फिर एंडोसाइटोसिस, अंदर भी ले सकते हैं, कुछ खाना है, कुछ अंदर लेना है, कुछ इनसाइड लेना है। ये सेल है और ये मॉलिक्यूल आया, इस मॉलिक्यूल ने कहा मेरे को अंदर इनसाइड घुसना है, ठीक है आओ। ये मेम्ब्रेन ऐसी हुई, ऐसे हो गई और ये अंदर चला गया, ये यहाँ पर आ गया और फिर ये क्लोज हो गई तो बिल्कुल ऐसा हो गया। फिर अंदर जाकर के बिल्कुल ये अंदर हो गया और अंदर मॉलिक्यूल अंदर ले लिया, तो उसको कहेंगे अंतर्ग्रहण। अंदर ले लिया, अंतर्ग्रहण, इनसाइड। एंडोसाइटोसिस, अंदर ले लेना, अंतर्ग्रहण कर लेना। ठीक है, इतना सुनाया, क्लियर है? तो ये होगा सिग्निफिकेंस। ठीक है, यहां पर खत्म होता है आपका क्या, लिपिड। लिपिड यहां पर आपका खत्म हुआ। अब बात करेंगे किसकी, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। अब मेम्ब्रेन का डायग्राम हमने फिर से बना लिया है ताकि आपको एक बार फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार वो देख लेते हैं। तो हमने फटाफट से डायग्राम बना लिया, पूरा डायग्राम नहीं बनाया, उसमें कोलेस्ट्रॉल और ये नहीं बनाया है क्योंकि अभी किसी काम का नहीं। क्योंकि तो आप लिपिड वाले पार्ट, लिपिड वाले पोर्शन को अभी छोड़ दीजिए। जो लिपिड वाला पोर्शन है अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको केवल किस पे ध्यान देना है, प्रोटीन पर। ये प्रोटीन दिख रहा है आपको, प्रोटीन दिख रहा है बेटा, है ना? हाँ, ये प्रोटीन बता दें तो ये प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है ना? अब देखो इसमें दो टाइप के प्रोटीन आपको दिख रहे हैं। एक तो ऐसे प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन को इधर से घुस रहे हैं और इधर आर पार निकल रहे हैं, पूरी मेम्ब्रेन के अंदर आकर के निकल रहे हैं। ठीक है। दूसरे वाले प्रोटीन, जैसे ये प्रोटीन है तो ये पूरा आर पार मेम्ब्रेन से आर पार होकर निकल रहा है। ये बाहर की ओर है कोशिका के और ये कोशिका के अंदर की ओर है। तो ये पूर्ण रूप से मेम्ब्रेन की जो द्विसतह है उसके अंदर से होकर के निकल रहा है। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि ये, तो ये प्रोटीन कैसे है, आधा ही निकल रहा है, आधा बाहर नहीं निकल पा रहा है। यहां पर भी ऐसे ही है, आधा ही निकल पा रहा है और आधा बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो दो प्रकार के प्रोटीन हो गए, है ना? लेकिन किस बेसिस पर, किस आधार पर हम कहेंगे, किस आधार पर हमने बताया है, पृथक्करण के आधार पर। जो पूर्ण रूप से अंदर घुसे हुए हैं उनको मेम्ब्रेन को तोड़कर बाहर निकालना आसान नहीं होगा। ठीक है। और जो ऊपर ऊपर लगे हैं उनको निकालना आसान होगा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और रह गई है, जो कि ऊपर के प्रोटीन थे, कुछ प्रोटीन यहां भी तो थे, एक्सटेंसिव प्रोटीन भी तो थे। हाँ, तो ऐसे प्रोटीन जो कि बिल्कुल ऊपर की ओर लगे हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन, उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ बाहर की ओर परिधीय प्रोटीन, ये इनको बनाना रह गया यहाँ पर, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। तो इनको निकालना आसान होगा। तो दो प्रकार के हैं, एक तो ये प्रोटीन जिनको निकालना आसान है और एक अंदर धसे हुए। अंदर धसे में भी दो प्रकार के, एक ये जो पूर्ण रूप से धसे हुए और कुछ आंशिक रूप से धसे हुए हैं। उनके बारे में अभी बात करते हैं, अभी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनो। तो किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पर हमने अलग अलग किया कि किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है। मतलब सरफेक्टेंट होते हैं, जिसकी बात मैंने पहले भी करी थी, है ना? तो हम जैसे मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ केमिकल डालते हैं। तो वो केमिकल क्या होते हैं, लिपिड को अलग अलग कर देते हैं। और लिपिड जैसे दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से तो प्रोटीन निकल के बाहर आते हैं। तो किन को निकालना आसान होगा, जो ऊपर ऊपर लगे हैं, है ना? तो प्रोटीन अलग अलग या पृथक्करण की सुविधा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन की आधार पर
कितना आसानी से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, चलो दो प्रकार के, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, ये दोनों एक ही नाम है। एक्सट्रिंसिक एक्स्ट्रा, हम कहते हैं ना ये चीज एक्स्ट्रा है, बाहर है। पेरिफेरल पहले भी बताया था, परिधीय है ना, हिंदी में क्या कहेंगे, परिधीय प्रोटीन, जो परिधि पर है। सर्कल होता है ये सर्कल, और सर्कल की क्या होती है, रेडियस, और ये क्या होती है, परिधि, बाहर की ओर। तो जो परिधि पर होते हैं उनको कहते हैं परिधि प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा, परिधि प्रोटीन कहते हैं। तो पहले कौन सा हो गया, परिधि प्रोटीन। ये बताइए ये कौन सा प्रोटीन है, परिधि प्रोटीन। 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 एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, इतना सुना है। दूसरे वाले इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, अंदर की ओर वाले, ये अंदर, ये कौन सा है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये कौन सा है, इंट्रिंसिक है सर। ये कौन सा है, इंट्रिंसिक है सर। ये कौन सा है, इंट्रिंसिक है। ये सारा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन है। हिंदी में कहेंगे अंतर्वेशी प्रोटीन। शायद यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, अंतर्वेशी प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं, अंतर्वेशी प्रोटीन, जो अंदर की साइड घुसे हुए हैं, जो अंदर की साइड, अंदर की साइड है, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड है। अब इसमें भी दो प्रकार के हो गए ना, हमें दो प्रकार के दिख रहे हैं, एक जो कंप्लीटली आर पार होकर के निकल रहे हैं, और एक जो कुछ हिस्सा जो उसका अंदर जा रहा है और कुछ हिस्सा बाहर है। सही है, इतना समझ आया। चलो थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, पहले एक एक को बात करते हैं। आओ, बाहर वाले प्रोटीन, क्या इनको मेम्ब्रेन से निकालना आसान होगा? बिल्कुल सर, यही तो बात करी अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो हमने क्या कहा कि इन्हें स्तर की सतह पर पाए जाते हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, कहां पाए जाते हैं, सबसे स्तर की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, बाहर बाहर की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, पृथक करना कैसा होगा, आसान होगा। पृथक करना कैसा होगा, आसान होगा। ठीक है, अब ये बाहर की ओर है ना, और प्रोटीन कैसे काम करते थे, एंजाइम की तरह काम करते थे ना, तो क्रियाशीलता दिखाते थे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते थे। प्रोटीन एंजाइम होते थे, हम बात करते हैं ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट सम आरएनए आल्सो एक्ट एज अ प्रोटीन, राइबोजाइम की हम बात करते थे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो बाहर प्रोटीन लगे हैं वो एंजाइम की तरह भी काम करेंगे। हम आगे जाकर के पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम होता है, वो है क्या है, प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। उसका सबस्ट्रेट आया सक्सिनेट, उसको कन्वर्ट कर दिया उसने फ्यूमरेट में। तो ये चीज जो होती है इसमें आपको समझ में आती है। ये चीज धीरे धीरे आपको, जब आप पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे ना बहुत चीजें, तो आपको धीरे धीरे चीजें जो है कनेक्ट होने लग जाएगी, आपको आसान होने लग जाएगी। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। यानी एक पदार्थ जो सबस्ट्रेट है, जो क्रिया करता है, जो पदार्थ है वो जाकर के इसके ऊपर लगता है और इसको दूसरे प्रकार के पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उत्पाद, और जो आपका कन्वर्ट हो जाता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। एंजाइमेटिक एक्टिविटी या क्रियाशीलता भी पाई जाती है। किसमें बताइए, किसमें, बाहर वाले में। याद रहेगा, अरे बाहर वाले में तो होगी। ठीक है, इतना क्लियर। आओ अंदर वाले पढ़े। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक यानी अंदर, इंटीग्रल यानी अंदर की ओर, अंतर्वेशी प्रोटीन। क्या नाम है, अंतर्वेशी प्रोटीन। अब देखिए ये इनके साथ मैंने बताया था, ये यहाँ ना बॉन्ड कुछ इंटरेक्शन के साथ जुड़े रहते हैं। बताओ कौन से इंटरेक्शन के साथ जुड़े रहते थे, मैंने बताया था, शुरू क्लास में बताया था, है ना, याद है क्या आप लोगों को? बताइए कौन से इंटरेक्शन के साथ जुड़े रहते थे। यहां तक कि ये इनके साथ भी इंटरेक्शन के साथ जुड़े होते थे। बताइए, याद है, कुछ याद आ रहा है ना? तो आपको पुरानी क्लास याद करना है वापस। पुरानी क्लास हमेशा जो जो चीजें आपको बोली ना, कौन से नॉन कोवेलेंट बॉन्ड या कोई भी जो आपका हाइड्रोजन वंडरवाल, सारे जो बॉन्ड बताए वो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, क्या वो क्लियर होना चाहिए। तो ये किसके साथ मैंने बोला था कि लिपिड के साथ कैसे हैं, अटैच है, इनके साथ बॉन्ड बने हुए हैं, इनके साथ इनके बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, अगर ये बॉन्ड बने हैं तो ये किसी न किसी इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो इनको निकालना फॉस्फोलिपिड से दृढ़ता से क्या है, बंधे हुए हैं। पृथक्करण कैसा है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, यह मुश्किल है, आसान नहीं है। पृथक्करण इनको निकालना, बाहर निकालना आसान नहीं है, क्योंकि लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं, फॉस्फोलिपिड के साथ, तो इनको निकालना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ गई? पक्का, कंप्लीट। चले आगे। अब ये भी दो प्रकार के हैं, हमको दो प्रकार के दिख रहे हैं सर। हाँ जी, तो दो प्रकार के कौन कौन से हैं?
फुल्ली और कंप्लीटली बरीड, और दूसरे है पार्शियली बरीड। फुल्ली यानी पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे हुए, पूर्ण रूप से, ये पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे हुए ना, यहां से लेकर के यहां तक पूरा कंप्लीट, यहां से लेकर के यहां तक पूरा कंप्लीट, पूर्ण रूप से झिल्ली के अंदर घुसे हुए, और कुछ आंशिक रूप से झिल्ली में धसे हुए, जैसे ये आंशिक रूप से धसा हुआ है, आधा ही गया है, ये आधा पोर्शन ही जो है इसका मेम्ब्रेन के अंदर गया, आधा पोर्शन उस दूसरे का उस साइड है, ठीक है। तो इसे को क्या बोलेंगे, पार्शियली बरीड, आंशिक रूप से मेम्ब्रेन में धसे हुए, झिल्ली में धसे हुए। अब देखिए जो पूर्ण रूप से धसे हुए उनका क्या काम है, लिपिड क्या कर रहा था, लिपिड तेल की तरह है, तो पानी वाली चीजों को, जो जल में घुलनशील चीजें हैं उनको आगे नहीं देगा। कैसे याद रखेंगे, जल में जो चीजें घुलनशील है उनको आने लिपिड नहीं देगा। तो वो मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल आया, इस मॉलिक्यूल को पास होना है इससे, तो ये लिपिड इसको पास होने नहीं देगा, उसका हेड तो पास होने देगा क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, जल में घुलनशील है ना, लेकिन टेल जो है उसकी वो पास होने नहीं देगी। तो फिर उसको पास कैसे किया जाए, तो उसको पास करने का काम है इन प्रोटीन का। ये प्रोटीन क्या करते हैं, जल में घुलनशील, जो भी जल में घुलनशील है पदार्थ, उनको पार कराने का कार्य इनका होता है, ठीक है। इतनी बात सुने। हाँ, इसमें दो प्रकार के हमको चीजें दिख रही, एक तो ऐसे दिख रहे हैं सर जिसमें से कोई मॉलिक्यूल ऐसे कोई रास्ता बना करके सीधे सीधे ऐसे आ जाए, ये रास्ता दिख रहा है, ये टनल चैनल दिख रहा है, चैनल ऐसे जैसे कोई पटरी जा रही हो, है ना, कोई चैनल बना हुआ है, कोई ऐसा टनल बनी हुई है, सुरंग बनी हुई है, तो इनको ऐसे प्रोटीन को कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ, पूर्ण रूप से अंदर धसे हुए, ये दोनों हैं, ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें ये टनल प्रोटीन है या चैनल प्रोटीन है, कौन, ये चैनल या फिर टनल प्रोटीन, और ये प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन। इसमें यहाँ पर एक साइड बनी हुई है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पर लगेगा और ये मॉलिक्यूल आकर के इसको धीरे धीरे मूव करेगा और इसको बाहर से अंदर की ओर यहाँ पर आकर के मूव करा देगा, इसलिए बोलेंगे इसको कैरियर प्रोटीन, संवाहक प्रोटीन। किसी भी मॉलिक्यूल को आकर के अटैच कराया अपने ऊपर, एंजाइम की तरह काम किया, और ये भी एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, बिल्कुल एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, एंजाइम की तरह काम तो कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, वो प्रोटीन की तरह ही काम करेंगे, एंजाइम की तरह काम नहीं करेंगे। ये बोल के सकते हैं आप, कैरियर प्रोटीन की तरह ही काम करेंगे, एंजाइम की तरह काम नहीं करेंगे। हाँ, ये आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि एंजाइम के साथ एंजाइम एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, केवल मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, इसलिए कैरियर प्रोटीन, इसलिए क्या नाम है, कैरियर प्रोटीन। तो आओ बात करें, टनल और चैनल प्रोटीन, और दूसरा क्या होगा, कैरियर प्रोटीन। दो टाइप के प्रोटीन होगा इसमें, किसमें, फुल्ली और पूर्ण रूप से धसे हुए में, ठीक है, एक टनल या चैनल जैसा और एक कैरियर प्रोटीन, दोनों कैसे हुए, पूर्ण रूप से धसे हुए। आंशिक रूप से धसे हुए में कैसे हैं, इनमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पार नहीं कर सकता। कैसे पार कर पाएगा, जैसे यहां से पार करेगा यहां पर रोक दिया जाएगा, यहां पर रोक जाएगा। तो इनका काम क्या है सर, इनका काम दूसरा है, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह, इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट लगे हुए ना, तो ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। अभी थोड़ी देर बाद आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि ये रिसेप्टर की तरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, सिग्नल के मॉलिक्यूल में काम करते हैं, इतना समझ आया। अब आइए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, अब बात करने जा रहे हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लेते हैं और सेल मेम्ब्रेन को खत्म करते हैं, ठीक है। 2 लेक्चर में आपका सेल मेम्ब्रेन खत्म हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को जल्दी से पढ़ करके खत्म करते हैं, है ना, सारा कुछ लिख दिया है मैंने, आप समझ लीजिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसको शुगर कहते हैं, शक्कर, है ना कोई ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब शर्करा है, शुगर है, या ओलिगोसैकेराइड। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में, या बायोमोलिक्यूल में भी आप पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, है ना। 2 to 10 तक की यूनिट होती है, तो ओलिगो और पोली करके हम ऐसा करके पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो है इस पार्ट ऑफ ओलिगोसैकेराइड इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम शर्करा में आप पढ़ते हैं तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आओ बात करें कार्बोहाइड्रेट, ये शर्करा इसको कहा जाता है, और हिंदी में ओलिगोसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड ही कहेंगे, ठीक। इतना क्लियर हुआ। कितना, सबसे कम मात्रा में सतह में उपस्थित होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, कितना होता है बताओ, आरबीसी में कितना होता है बताता है, एनसीईआरटी में लिखवाया है ना, याद होना चाहिए सबको। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट सबको याद होना चाहिए। 52% क्या था, प्रोटीन, 40% क्या था, लिपिड, और 8% क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट। तो कितना प्रतिशत, 8% इन आरबीसी में, एनसीईआरटी के हिसाब से आरबीसी में कितना है, 8%, ठीक है। द्विस्तर सतह से बाहर की ओर केवल
जो हमने बनाया ना ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो बनाया, ये ग्लाइकोलिपिड कैसा होगा ऐसे, और उसमें ऐसा करके ये चेन ऐसे जुड़ी रहेगी, ये क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड होगा, है ना। आगे बात करेंगे, ग्लाइकोलिपिड होगा, तो ये कौन होगा, ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोप्रोटीन कैसे, ये बाहर की ओर जो प्रोटीन लगे थे या फिर जो ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थे, इनके ऊपर लगने वाली चेन, ओलिगोसैकेराइड, तो दैट्स आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको फॉर शुगर और प्रोटीन इनके लिए, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है क्या। तो द्विस्तर से केवल बाहर की ओर, क्यों बाहर की ओर अभी बताता हूं, कारण अभी समझ में आएगा। तो प्रोटीन के अगर साथ लगा हुआ तो आल्सो नोन एज क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक। चलो, दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया, क्लियर है। कार्य के हिसाब से अभी जो बाहर ये जो आते हैं ना, ये मैंने कुछ बोला था पहले कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टर मतलब ऐसा जहां दूसरा मॉलिक्यूल आकर के चिपक जाए। जैसा आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने वो जो चैप्टर पढ़ेंगे, तो एंटीबॉडी में एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन है, एंटीजन के ऊपर क्या है, एंटीजन के जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन है, और जो एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। यानी हमारी जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिका कणिका रुधिराणु, उनके ऊपर जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी वही शर्करा के अलग अलग चेन होती है। एन ग्लूकोसामीन होता है, ये जब जेनेटिक्स आएगा तब हम आपको बता देंगे कि एन ग्लूकोसामीन होता है, ए के ऊपर बी के ऊपर क्या होता है, वो आपको वहां पर बता देंगे, ठीक है। तो वो आपको अभी याद नहीं करना है, अभी इतना ध्यान रखना है कि उसी को पहचाना जाता है, तो मेन पहचानने का कार्य यही करते हैं। बात समझ आ रही क्या, मेन पहचानने का काम। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन करने में, सेल टू सेल पहचान करने में, इस कोशिका के साथ पहचान करने में, एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ पहचान करने में, शुक्राणु की अंडाणु के साथ पहचान करने में, है ना। कई और भी तो कोशिकाएं, और भी तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जब शुक्राणु ट्रेवल कर रहे हैं, जब चल रहे हैं, तो और भी कोशिकाएं, कहीं और भी जाकर के तो कर सकता था, नहीं हुआ, ऐसा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अंडाणु के ही पास हो जाकर के फर्टिलाइजेशन हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पर फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन दोनों का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि पोलन ग्रेन जब गिरते हैं तो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होते हैं, तो केमिकल इंटरेक्शन होता है, तो वो भी एग्जांपल यहाँ पे दिया जा सकता है। कैल्शियम बोरेट करके वहां पर होता है, तो कैल्शियम और बोरोन, और वो करके वो इंटरेक्शन होता है, वो आगे समझाएंगे। लेकिन अभी दो एग्जांपल आप लोग याद रखना है, तो कौन सा, फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में, किसके निषेचन में, स्पर्म और एग के, सभी ऑर्गेनिज्म के, सभी जहां पर भी एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसमें फर्टिलिन एंटी फर्टिलिन अपना अपना होगा। इसीलिए किसी और स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज के साथ मैच करना बहुत ही रेयर है, फर्टिलाइज होना बहुत ही रेयर है, न के बराबर। एक्सेप्शन तो होती हैं, यूनिवर्स ये तो बायो है, साइंस है, तो एक्सेप्शन तो होते हैं, बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि फर्टिलाइज कर लेगा। फ्रॉग के अगर स्पर्म है तो ह्यूमन का अगर लिया गया है तो उसके एक के साथ अगर फर्टिलाइज करेंगे तो नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन मैच नहीं करेगा, ठीक है, यानी उसके रिसेप्टर मैच नहीं करेंगे। दूसरा, ब्लड ग्रुप के एंटीजन में अभी बताया आपको, ये आरबीसी होती है, और आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की जो सतह है और सतह के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे चेन होती है, ऐसे चोन होती है। किसी के पास ए है तो ए नाम दे दिया, किसी के पास दूसरी है इस टाइप की चेन है तो बी नाम दे दिया, किसी के पास नहीं है तो ओ नाम दे दिया, ऐसे करके ब्लड ग्रुप हो गए। समझ में आ गया, तो ये समझ आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा टॉपिक और बचा, इसको भी खत्म कर लेते फटाफट से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, पदार्थों का परिवहन, हमने बात करी थी जब सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था, सिंगर निकोलसन ने यही तो प्रूव किया, एक तो क्या कि सेमी परमेबल होती है, परमेबल होती है लेकिन सेमी परमेबल, सिलेक्टिव करके लेती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सिलेक्ट करके अंदर लेती है ना, चयनात्मक पारंगम्यता, वो हमने बात करी थी। तो हमने कहा कि आप ये भी तो बताओ कैसे होगा। तो सबसे पहले जो चीज है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं अगर उनका कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो मूव आसानी से किया जा सकता है। जहां पर ये मेम्ब्रेन है, यहां पर मॉलिक्यूल
का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है अंदर, तो मूवमेंट जो है वो आसानी से हो सकता है। इसको कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी प्रकार की एटीपी एनर्जी उपयोग नहीं होती, एटीपी एनर्जी का उपयोग नहीं होता। ये तो आसानी से आता है। जैसे कहीं हमने जैसे अगरबत्ती भी लगाई है तो वहां पर क्या है, किसी एक अगरबत्ती लगाई तो वो क्या है कि डिफ्यूजन के थ्रू, हम आप क्या कहेंगे कि डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन जो है वो, और यही अगर जब डिफ्यूजन जो है लिक्विड में होने लग जाए तब उसको परासरण, ऑस्मोसिस कह देते हैं। सही है। तो जैसे आपने लगाई तो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाएगी, उसके मॉलिक्यूल जो मूव कराएंगे, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल जो है उसको मूव कराएंगे। ठीक है। तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अधिक सान्द्रता से कम सान्द्रता की ओर एटीपी एनर्जी का उपयोग नहीं होगा, ध्यान रखेंगे नहीं होगा। और इसका जस्ट अपोजिट अगर बात करें, हम चाहते हैं अंदर हमारे पास है मॉलिक्यूल, अंदर हमारे पास है मॉलिक्यूल, लेकिन हमको पता है कि यूज हो जाएंगे, और सेल को पता है सेल को और मॉलिक्यूल चाहिए अंदर, कैल्शियम के अंदर कमी है, फास्फोरस के अंदर कमी है, प्लांट को फास्फोरस फिर भी लेना है, सोडियम अंदर लेना है। ठीक है। क्या करेगा उसके लिए, क्या करेगा, पंप लगाएगा, एटीपी एनर्जी को यूज किया जाएगा। तो वो पंप कौन है, प्रोटीन ही है। पंप कौन है, प्रोटीन है। क्वेश्चन पूछता है, नीट में क्वेश्चन आया है, नीट में क्वेश्चन आया कि Na+K+ कौन क्या है, प्रोटीन है, पंप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, है ना। तो बात सुनो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना है, उल्टा करना है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना है। पहले से कम है, पहले से मतलब पहले अंदर है, ठीक है, अब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना है, मतलब बाहर कम है, अधिक की ओर जाना है, अंदर जाना है, फिर भी बाहर से लेना है, फिर भी अंदर लेना है, यानी अंदर अंदर बिल्कुल एक टाइप से लालची बनना है। एक टाइप से सेल लालची बन गई कि अभी भी 50 रुपए है जेब में, फिर भी और लेने को तैयार है, बोले नहीं अभी 10 रुपए और दो। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, परिश्रम करना पड़ेगा, एटीपी एनर्जी लगानी पड़ेगी, एटीपी एनर्जी यूज्ड, एटीपी का उपयोग किया जाता है। एग्जांपल है Na+K+ पंप, मोटर पंप होता है ना, मोटर चलती है वैसे पंप, तो उसमें क्या होता है, बिजली लगती है तभी तो एनर्जी लगती है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। पंप ये वैसे ही पंप ही है। तो ये क्या है, चैनल प्रोटीन है, जो कि सोडियम को ले रहे हैं, पोटेशियम को एक्सटेंड करके ले रहे हैं। आप आगे जाकर के पढ़ोगे ये ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, दोनों मॉलिक्यूल अगर एक साथ जाए तो, है ना, एक मॉलिक्यूल एक बार में जाए तो यूनिपोर्ट, दोनों साथ में जाए तो सिम्पोर्ट, दोनों अपोजिट जाए, एक बाहर, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है, ऐसा भी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट, अपोजिट, एंटीपेरलर। ठीक। तो ये चीज हो गई। फिर 2 पॉइंट और बच जाते हैं यहां पर, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर की ओर लेना, ये समझा भी चुका है पहले भी, और एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर की ओर फेंकना। ठीक है क्या, एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की ओर लेना और एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर की ओर फेंकना। ठीक है। हाँ, इस तरह वर्ण और ये करके समझाया था, मेम्ब्रेन जो है ना वो समझाया था, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट बच गया, वो समझाते थे। एक बार स्टेट की एक पीएमटी थी, उसमें क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज मतलब इम्यूसाइटोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग करके समझा रखा था, और पूछा हुआ अंदर ऑप्शन में एक्सो नहीं दिया हुआ था, इम्यो दिया हुआ था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इम्यूसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इम्यूसाइटोसिस को स्टेट की पीएमटी ऐसी होती थी। तो इम्यूसाइटोसिस यानी एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का ही नाम है। अब अंदर 2 चीजों को लिया जा सकता है, एक तो सॉलिड पदार्थ को, एक लिक्विड पदार्थ को। ठीक है। हाँ, एक तो सॉलिड पदार्थ को लिया जा सकता है, लिक्विड को। अगर सॉलिड को लेते हैं तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और जब ठोस को लेते हैं तो अंदर जो बनता है उसको बोलते हैं फेगोजोम। ये मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन ने कट करके अंदर क्या बनाया, फेगोजोम बनाया। और जब लिक्विड द्रव्य पदार्थ को लेते हैं और मेम्ब्रेन इसके साथ लगती है तब इसको कहते हैं पिनोजोम, पिनोसाइटोसिस, पिनोजोम। हिंदी में भी यही कहेंगे, हिंदी में भी कोई, इंग्लिश में भी कोई चेंज नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश में सेम है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन कंप्लीटली फिनिश अप। अब इसके बाद हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके।